एवरीवन, ये हमारा जो यूजीसी नेट का कॉमर्स का पेपर थर्ड हुआ था 2013 में, उसकी हम आंसर की आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनकी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। आप पहले अपने आंसर्स को देखना, उसके बाद उन आंसर्स के जवाब देना। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, द फर्स्ट माइक्रो इन्वायरमेंटल फोर्स दैट ए बिजनेस फर्म जनरली मॉनिटर इज। द फर्स्ट माइक्रो इन्वायरमेंटल फोर्स पूछा गया है जिसको बिजनेस फर्म जनरली क्या कर सकती है, मॉनिटर कर सकती है। तो वो कौन सा है हमारा डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। क्योंकि जो इंटरनेशनल होता है या फिर टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट होता है या इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता है, उसको कंट्रोल करने में, उसको मॉनिटर करने में बिजनेस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है या फिर उसके अकॉर्डिंग ही हमें ढलना पड़ता है। बट डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट को हम क्या कर सकते हैं, जर्नली मॉनिटर कर सकते हैं। यहाँ पर जर्नली वर्ड यूज किया गया है क्योंकि एग्जैक्ट 100% हम उसको मॉनिटर नहीं कर सकते, बट जर्नली इन चारों में से इसको हम क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। तो जो हमारा बेस्ट ऑप्शन होता है वही हमें क्या करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, द हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन इंडिया इज इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि हाईएस्ट ग्रोथ रेट नहीं है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ द हाईएस्ट शेयर इन द जीडीपी इन इंडिया। ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर थर्ड, द बिगेस्ट सोर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रेवेन्यू इज सेंट्रल एक्साइज। ये बिल्कुल ठीक है। द बिगेस्ट सोर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रेवेन्यू इज सेंट्रल एक्साइज से हमें क्या मिलता है, वो हमारा बिगेस्ट सोर्स है फाइनेंस का। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इज हेडेड बाय पर्सन हैविंग जुडिशियल बैकग्राउंड। द डेफिनेशन ऑफ द टर्म गुड्स एज गिवन इन द कंपटीशन एक्ट 2002 इज द सेम एज गिवन इन द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि गुड्स की जो डेफिनेशन दी हुई है वो सेम नहीं दी हुई है। बोथ ए एंड बी आर ट्रू। गलत हो गया क्योंकि बी तो 100% गलत है और ए भी गलत है। तो हमारा आंसर आ जाएगा नन ऑफ द अबव इज ट्रू, कि कोई भी ठीक नहीं है। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द कंज्यूमर राइट एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मार्केटिंग ऑफ हैजर्डस गुड्स एंड सर्विस क्या है, हमें उससे प्रोटेक्ट करने का राइट है। राइट टू बी हियर्ड, ये भी है, बिल्कुल सही है। राइट टू ए फिजिकल इन्वायरमेंट दैट विल प्रोटेक्ट एंड एनहांस क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये नहीं है। राइट टू सीक रिड्रेसल ऑफ लेजिटिमेट कंप्लेंट्स, तो ये भी अधिकार हमें है। तो ए, बी और डी तीनों अधिकार हमारे जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है उसमें दिए हुए हैं। और इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के सभी राइट्स हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है वो उसमें नहीं दिया हुआ है। उसके बाद एक कंज्यूमर कैन फाइल ए कंप्लेंट्स अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड एग्जेम्प्ट। तो किसको छोड़कर बाकी को क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। सेल ऑफ डिफेक्टिव गुड्स बिल्कुल सही है, अगर गलत सामान की हमें सेल कर दी गई है तो उसे भी क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट की फाइल दायर कर सकते हैं। प्रोविजन ऑफ डेफिशिएट सर्विस बिल्कुल सही है। चार्जिंग वेरी हाई प्राइस, जी नहीं, इसके अंडर हम क्या नहीं कर सकते, कंप्लेंट नहीं कर सकते क्योंकि अगर वेरी हाई प्राइस लग रहा है तो हम वहाँ से परचेज नहीं करके कहीं दूसरी जगह से परचेज कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है। उसके बाद है डी, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ये बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड ए ट्रू एंड फेयर व्यू इफ। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वे ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड करवाती हैं। इट इज़ फ्री फ्रॉम एनी मेटेरियल एरर एंड बायस, बिल्कुल सही बात है। अगर वो बायसनेस से नहीं है उनमें और मेटेरियल एरर भी नहीं है तो भी हमें वो क्या करवाएंगे, ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं जो वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड करवाएंगी।
It is prepared using the appropriate accounting policy and applicable accounting standard. बिल्कुल सही बात है. It is prescribed in the format prescribed by the regulator or in the absence of a prescribed format. It is prepared in a manner that facilitates analysis of the financial position and the performance of the reporting enterprise. तो ये भी बिल्कुल सही बात कही गई है. तीनों ही बिल्कुल सही बात की गई, क्योंकि तीनों हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें जो रिजल्ट देगी वो ट्रू एंड फेयर देगी. तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबो, ए, बी एंड सी. विच ऑफ द फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो. तो एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है? एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज. और अगर यहीं पर हमारा करंट रेशो पूछा जाता तो हमें क्या लेना था? करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज. उसको भी कई बार पूछा जाता है. इसके बाद है, एक कंपनी सेल इट्स प्रोडक्ट एट रेट 15 per unit in a period if it produce and sells 8,000 unit. It incurs a loss of rate 5 per unit. If the volume is raised to 20,000 unit, it earn a profit of rate 4. Variable cost per unit पूछी गई है, तो इसे आप कैलकुलेट करके देखना. इसका रेट 5 पर यूनिट आएगा. अगर नहीं आता है तो आप हमें बताना. Which of the following is a subvariance of labor efficiency variance? तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इसके अंदर आइडल टाइम वेरिएंस, लेबर मिक्स वेरिएंस, लेबर यील्ड वेरिएंस तीनों को ही इंक्लूड किया जाता है. उसके बाद है, एन इन्वेस्टमेंट सेंटर इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर वेयर द मैनेजर हैज़ कंट्रोल ओवर. तो कॉस्ट एंड प्रॉफिट एंड प्रोडक्ट क्वालिटी. तो कॉस्ट, प्रॉफिट एंड एसेट्स. तो मैनेजर जो है इन्वेस्टमेंट सेंटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? कॉस्ट, प्रॉफिट एंड एसेट्स को क्या करना? कंट्रोल करना. प्रोडक्ट क्वालिटी को कंट्रोल करने की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है. उसके बाद है 13 क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मार्केट सिचुएशन द प्रैक्टिस ऑफ प्राइस रिजिडिटी इज फाउंड. तो जो प्राइस रिजिडिटी है, यानी कि कौन सी मार्केट ऐसी है जिसमें प्राइस बहुत ही रेयर केस में चेंज होता है, प्राइस की रिजिडिटी पाई जाती है, तो वो मार्केट कौन सी है? हमारी ओलिगोपोली मार्केट है. ये क्वेश्चन तो बहुत ही बार पूछा जाता है. ड्यूरिंग शॉर्ट रन द ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट कोरस्पोंडेंट टू दैट लेवल ऑफ आउटपुट वेयर. ऑप्टिमम लेवल कौन सा होता है शॉर्ट रन में? तो जहाँ पर हमारी एसी एवरेज कॉस्ट क्या होती है? मिनिमम होती है, उसे हम कहते हैं ऑप्टिमम लेवल. द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ए टर्म विच डिस्क्राइब. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सी होती है जिसके लिए हमने क्या कहते हैं? नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव. उसको हम क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, द लॉस ऑफ द रिवार्ड इन द नेक्स्ट बेस्ट यूज ऑफ दैट रिसोर्स. जो हमने एक चीज़ को चूज किया है उसके पीछे हमने क्या, किसका लॉस मतलब किसको छोड़कर उसको हमने चूज किया. तो जिसको छोड़ा है, जो लॉस हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. फाइंड काई स्क्वायर वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. इवेंट्स दी हुई हैं, एक्सपेक्टेड ऑब्जर्व दिया हुआ है, और हमें क्या निकालना है? काई स्क्वायर वैल्यू निकालनी है. तो इसका आंसर आ जाएगा 2.67. A time series is a set of data collected at. तो एक टाइम सीरीज, इसमें क्या किया जाता है? सेट ऑफ डाटा कलेक्टेड एट रेगुलर इंटरवल. जो इंटरवल होता है वो कैसा होता है? रेगुलर होता है. उसके बाद है, गिवन द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई. पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट पॉजिटिव 0.8, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y on x 0.8.
चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 0.80। Which kind of test from the following option is the right test to use when the hypothesis for testing are spreads? तो हमारी जो हाइपोथेसिस जीरो पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू द सैंपल मीन, पॉपुलेशन मीन को किसके मीन इक्वल माना गया है, सैंपल मीन के। उसके बाद क्या माना गया कि पॉपुलेशन मीन इज नॉट इक्वल टू सैंपल मीन। तो ये कौन सा टेस्ट हो गया हमारा, ये हो गया टू टेल टेस्ट, क्योंकि नॉट इक्वल आ गया। तो नॉट इक्वल का मतलब है कि बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, टू टेल्ड टेस्ट हो गया। द स्टेप in data processing are given below. Choose the correct sequence of step in data processing from the following option. तो डाटा स्टोरेज, डाटा वैलिडेशन, डाटा कैप्चर, इनको क्या करना है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले क्या किया जाता है, डाटा को कैप्चर किया जाएगा। उसके बाद डाटा वैलिडेशन किया जाएगा कि कौन सा हमारे लिए वैलिड है, कौन सा हमारे लिए इनवैलिड है। उसके बाद उस डाटा को क्या किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा, डाटा मैनिपुलेट किया जाएगा और लास्ट में रिपोर्ट जनरेट की जाएगी। वैसे भी अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो लास्ट में रिपोर्ट जनरेशन का, अगर हमें पता है कि लास्ट में तो रिपोर्ट जनरेशन ही होती है, तो देखो कई बार तो ऑप्शन से ही क्लियर हो जाता है कि आंसर क्या आना चाहिए। तो देखो इसका आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए, क्योंकि लास्ट में रिपोर्ट जनरेशन सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। उसके बाद है 21 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप आर असेंशियल इन द स्टाफिंग प्रोसेस। तो इसका आंसर हो जाएगा हायरिंग द राइट काइंड ऑफ पीपल, बिल्कुल सही बात कही गई है। फायरिंग द नॉन परफॉर्मिंग एम्प्लॉइंग स्टाफिंग, ये नहीं आएगा। डेवलपिंग स्किल ऑफ द एम्प्लॉय थ्रू ट्रेनिंग, बिल्कुल सही बात कही गई है कि हमें उनको क्या करना है, डेवलप, उनके अंदर जो स्किल है वो डेवलप करनी पड़ती है, किसके थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू। उसके बाद है कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 5, मेंटेनिंग द एम्प्लॉयज बाय क्रिएटिंग फेवरेबल कंडीशन ऑफ वर्क, ऑप्शन नंबर 5, यानी कि फर्स्ट 3 और 5 इसके आंसर हो जाएंगे। एफ डब्ल्यू टेलर को क्या कहा जाता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है, एफ डब्ल्यू टेलर है। तो एफ डब्ल्यू टेलर ने क्या बताया था कि व्यूड मैन एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैन। उसके बाद कम्प्लीटली नेगलेक्टेड द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, बिल्कुल सही बात कही गई है। emphasized only a limited number of the psychological variable, बिल्कुल सही है, इन्होंने साइकोलॉजिकल वेरिएबल पर बहुत ही कम ध्यान दिया था। अंडर एस्टिमेट द मीनिंग ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन को इसने क्या किया था, अंडर एस्टिमेट किया था। इन्होंने क्या किया था कि ह्यूमन को बिल्कुल एक मशीन की तरह माना था, उसकी एक एक एक्टिविटी पर कि कहाँ से वो टाइम ज़्यादा लगा रहे, कहाँ पर कम लगाना चाहिए। उन्होंने मोटिवेशन वगैरह का तो कहीं पर भी इतना ज़्यादा जिक्र नहीं किया था। तो इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने क्या किया, अंडर एस्टिमेट किया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, चारों ही बातें सही कही गई हैं। द ऑथोरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल गोज विद, तो वो किस में होता है, हमारा थ्योरी एक्स में। उसके बाद है सिलेक्ट द 4 स्टेप ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें 4 स्टेप सिलेक्ट करने थे किसके, ग्रुप डेवलपमेंट के। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग और नॉर्मिंग एंड परफॉर्मिंग। सबसे पहले फॉर्मिंग की जाएगी, फिर उनकी स्टॉर्मिंग की जाएगी और उसके बाद नॉर्मिंग करके परफॉर्मिंग चेक की जाएगी कि एक्चुअल में ऐसा रिजल्ट आया या नहीं आया।
इसके बाद है मैच द फॉलोइंग टू चेक द क्वालिटी ऑफ वर्क। ए को हम किसके साथ कलेक्ट करें, ए को हम करेंगे इंस्पेक्शन के साथ, क्योंकि इंस्पेक्शन में क्या होता है, क्वालिटी को चेक किया जाता है। उसके बाद टू सी द वर्क इज कम्प्लीटेड इन टाइम, कि काम कंप्लीट समय में हुआ है या नहीं हुआ है, ये कौन चेक करेगा, ये हमारा करेगा स्पीड बॉक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। टू चेक absenteeism ऑफ वर्कर, वर्कर के एब्सेंट को कौन चेक करेगा, ऑप्शन नंबर 4 सॉफ डिसिप्लिन। ठीक है, उसके बाद है टू इशू इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग मेथड ऑफ वर्क, वर्क से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन है वो कौन देगा, इंस्ट्रक्शन कल रख देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। A company plans to create the largest possibly total sales volume. It should use, तो किस में यूज की जाती है, डिफरेंशिएट मार्केटिंग में। उसके बाद है 27th क्वेश्चन, द थर्ड स्टेज इन द कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस इज, कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस की जो थर्ड स्टेज है वो कौन सी है, इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। उसके बाद 28th क्वेश्चन, मैन्युफैक्चरर ऑफ कन्वीनियंस गुड्स टिपिकली सीक डैश डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन को किस उसमें यूज किया जाता है, कन्वीनियंस गुड्स के केस में। इसका मतलब क्या है, हर एक जगह पर आप उसको क्या कीजिए, अवेलेबल करवाइए, क्योंकि कन्वीनियंस गुड वही होती है जो हर एक जगह पर अवेलेबल हो जाती हैं। विच प्रमोशनल टूल्स इज मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव व्हेन ए प्रोडक्ट इज इन द डिसिप्लिन स्टेज ऑफ इट्स प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव है प्रमोशन टूल, जहाँ जब क्या होती है हमारी जो डिक्लाइनिंग स्टेज होती है, तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए। डिक्लाइनिंग स्टेज में हमारा क्या होता है, जो हमारा प्रॉफिट है, सेल्स है, सभी क्या हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है, तो उसको इंक्रीज करने के लिए हमें सेल्स प्रमोशन करने चाहिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, मैच द आइटम ऑफ लिस्ट फर्स्ट विद दोज ऑफ लिस्ट सेकंड, तो फर्स्ट प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2021 के साथ हमारा अटैच होगा, ये होगा 4th। उसके बाद है इंटरव्यूअर बायस इंफॉर्मेशन सर्च, ये हमारा 3rd पे। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग रिसर्च, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। पर्सनल सोर्स यूजर मैनुअल इंडिकेट द करेक्ट मैचिंग, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।